रेखा देवी, एक बात मेरे जहन में आई और मैंने अपने जहन में तरतीब शुदा नए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया था, क्योंकि अब जल्द अज जल्द मैं इन लोगों के चुंगल से निकल जाने की फिक्र में था। क्या इसने बड़ी पुरउम्मीद नजरों से मेरी तरफ देखा। माल अभी वहीं है, इसके गायब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने इस तरफ से किसी को भागते नहीं देखा। बाद में मुझ पर फायरिंग जरूर हुई, लेकिन किसने की इसका मुझे इल्म नहीं। साफ साफ बात करो मिस्टर, मेरी पेशकश बरकरार है। इसने मेरी बात का नोटिस लिए बगैर कहा, ठीक है ऑफर लगाओ। मैंने पैंतरा बदला। 1 लाख। रेखा की आवाज सुनाई दी। 10 लाख। मैंने संजीदगी से कहा। 5 लाख पर बात खत्म करो। इसका लहजा फैसलाकुन था, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुम्हारे अलावा कोई इस मामले में नहीं कूदेगा। मैंने इसे पक्का करना चाहा। मिस्टर, तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो, इसने पुरयकीन लहजे में कहा। ठीक है, कैश चाहिए और अभी। इसने ये सुनते ही गाड़ी रोक कर इसे वापस मोड़ लिया। किधर? मैंने पूछा। मैं नोट जेबों में भर कर तो नहीं घूमती, जाहिर है और कहीं से हासिल करूंगी। इसने मेरी तसल्ली करवाई। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? इसने चौंकते हुए कहा। रेखा देवी, जिंदया दे मेले, अगर सांस का ताना पाना बंधा रहा तो दौलत भी तेरी। जाहिर है इन हालात में मेरे पेशे से मुतालिक कोई गधा भी ऐसा खतरा मोल नहीं लेगा कि तुम्हारे पल्लू के हाथ जा लगे। मैंने अंदेशा जाहिर किया। तुम्हारी तो अकल घास चरने गई है। इसने कार के एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। मिस रेखा, किसी इंसान की कीमत मेरे नजदीक कितनी कम है इसका अंदाजा तुम नहीं कर सकती। मैंने इसे वार्निंग दी, लेकिन इसने परवाह न की। दूसरे ही लम्हे मेरे पाँव के करीब छुपा खंजर मेरे हाथ में था और इसकी नोक इसके पहलू में थी। गाड़ी रोको, मैंने हुक्म दिया। नहीं रोकूंगी, कोशिश करके देख लो। कम से कम अब भी स्टीयरिंग मेरे हाथ में ही है और मैं कार को किसी दरख्त या दीवार से टकरा दूंगी। मैं चकरा कर ही तो रह गया था, कमबख्त किसी भी तरह काबू में नहीं आ रही थी। वाकई कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी भी शय से टकराने के बाद कार समेत दोनों के परखचे उड़ जाते। सड़क भी कुशादा थी, जहां इसे रफ्तार बढ़ाए रखने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। अभी मैं इसी शश व पंज में मुब्तला ही था कि क्या करूं और क्या ना करूं कि अचानक कार ने झटका खाया। रेखा ने निहायत तेज रफ्तारी से मोड़ काटा था। मेरा सर अचानक डैशबोर्ड से टकराया, लेकिन मैं संभल गया। इसने बमुश्किल गाड़ी सीधी की ही थी कि हमारी आंखें तेज सर्च लाइट की रोशनी से चुंधिया गई। सड़क मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई थी और सामने से अचानक सर्च लाइट रोशन हुई थी। ये पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी की जीप थी, जिसे शायद किसी पेट्रोलिंग जीप ने कार के मुश्तबा होने या तेज रफ्तारी की खबर दी थी और अब वो नाका लगाए यहाँ खड़े थे। मुझे इसके रद्दअमल का बखूबी अंदाजा था, इसीलिए मैंने अपने पाँव मजबूती से सामने जमा लिए थे। इसने तेजी से ब्रेक लगाकर गियर बदला। मुझे गाड़ी के इंजन पर रश्क आने लगा कि वो स्टार्ट ही रही। इस वक्त ये कार किसी अंग्रेजी फिल्म का हिस्सा मालूम हो रही थी। न जाने वो क्या कर गुजरने का इरादा रखती थी। मुझे बैक वक्त रेखा और पुलिस से निजात हासिल करनी थी, लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? इस लम्हे मेरे जहन में रह रह कर यही सवाल उठ रहा था। उफ मेरे खुदाया, मैंने सोचा क्या मैं यूं अचानक बेबसी से बगैर हाथ पांव हिलाए मर जाऊंगा? नहीं, मेरे अंदर बैठे कमांडो का फैसला था। कमांडो इस तरह बेबसी से नहीं मरा करते। मुझे कुछ न कुछ करना था। मैं किसी भी लम्हे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। रेखा की तरजीहात अब बदल गई थी। इसे सबसे पहले पुलिस से फिर मुझसे निपटना था। वो बेवकूफ लड़की ये समझ रही थी कि पुलिस को जल्द देकर मुझे अगवा करके ले जाएगी। ये कैसे मुमकिन था? मैंने अपने जहन में फौरन ही एक मंसूबा तरतीब दे लिया। इससे पहले कि पुलिस वाले इस कार पर फायरिंग करते और मैं पुलिस की किसी अंधी गोली का निशाना बन जाता, मुझे इस मौत की खाई से निजात हासिल करनी थी। कार तेजी से रिवर्स हो रही थी। रेखा की तवज्जो मुझसे हटकर मुकम्मल कार पर मरकूज थी और मैं इसके बाएं हाथ दरवाजे से लगा हुआ था। मेरा बायां हाथ दरवाजा खोलने के हैंडल पर जमा हुआ था। जैसे ही हम इस मोड़ के करीब पहुंचे जहां से हम इस सड़क में दाखिल हुए थे, मैंने झटके से दरवाजा खोला, अपने जिस्म को एक लम्हे के लिए तोला, अपनी तवानाइयां कदमों में मुंजमद की और दूसरे ही लम्हे अंधेरे में छलांग लगा दी। अभी मेरा जिस्म जमीन पर ही था जब यकलख्त कार की ब्रेकें चिरचिराई। इसके साथ ही दाईं खिड़की से रेखा का हाथ पिस्तौल समेत बरामद हुआ। शायद ऑटोमेटिक पिस्तौल था, वरना इतनी तेज रफ्तारी से वो फायरिंग कभी ना कर पाती। एक के बाद दीगरे 6 गोलियां मेरे ताक़ुब में लपकी। मैंने जमीन को छोड़ा नहीं था। मुझे इससे इसी सलूक की उम्मीद थी। मैं ज़हनी तौर पर इसके हमले के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरे बदन में बिजलियां भरी थी। सड़क पर लुढ़कनियां खाने की रफ्तार आम आदमी के भागने की रफ्तार के बराबर थी। मैं जमीन पर रोल कर रहा था, लेकिन एक ही सिमत में नहीं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। मेरे लिए ये कोई नई एक्सरसाइज नहीं थी। दौरान तरबियत ऐसी वर्जिशें हमारे मामूल का हिस्सा रहती हैं। हम अपनी दानिश में मशीन गनों की गोलियों की इज्जत से भी बच निकलने की दस्तरस हासिल करने की कोशिश
कोशिश करते हैं। रेखा के लिए अलबत्ता ये बिल्कुल गैर मुतवक्के था। वो कोई जमीन से चिपकी तो मुझ पर आग नहीं बरसा रही थी कि मेरी हरकत का अंदाजा करके फायरिंग करती। वो अभी अंदाजे से ही गोलियां चला रही थी और मैं जानता था कि वो तैश में आकर मुझे मार डालना चाहती है। मैंने इसका बना बनाया खेल बिगाड़ दिया था, इसे डाज भी दे दिया था। अपनी चर्ब जबानी से काम लेकर इसके साथी को कार से नीचे उतरवा दिया था। अब इसे अपने मालिकान से सिर्फ इस सूरत में माफी मिलती कि वो फिल्में मुझसे हासिल कर लेती, लेकिन ये चांस भी पुलिस ने इसके हाथ से छीन लिया था। इसकी चलाई हुई गोलियां हवा में शाएं शाएं ठाएं ठाएं का गलगला मचाकर दम तोड़ रही थी। तब तक मैं फुटपाथ तक पहुंच चुका था। फुटपाथ से जमीन कुछ नीचे थी। वहीं रुक कर मैंने सिर्फ एक नजर इसकी तरफ डाली तो रेखा का हेवला भी कार से छलांग लगाता दिखाई दिया, लेकिन पुलिस की जीप इसके सर पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने रेखा को फायरिंग करते देखकर मामले की संगीनी का अंदाजा बखूबी लगा लिया होगा। हार्ट की जोरदार आवाज जीप के लगे एम्पलीफायर से गूंजी। रेखा ने शायद इसकी परवाह नहीं की थी, इसके साथ ही फायरिंग का शोर सुनाई दिया, लेकिन ये मंजर देखने की ताब मुझ में कहाँ थी। मैं जानता था वो किसी भी लम्हे मुझ तक पहुंच जाएंगे। मैं कमर के बल झुका पूरी रफ्तार से सामने की सिमत मुंह उठाए दौड़ रहा था। इस लम्हे पूर्व पश्चिम का कोई अंदाजा नहीं था, बस एक ही ख्याल दिल और दिमाग में समाया हुआ था कि जितना तेज हो सके यहाँ से भाग कर निकल जाओ। पुलिस वाले शायद रेखा के चक्कर में उलझे हुए थे या फिर अपनी फायरिंग का नतीजा देखने के लिए रुके थे, और यही मोहलत मेरी खुशबख्ती बन गई थी। जब तक जीप सड़क के किनारे पहुंचती मैं काफी दूर निकल चुका था। अब लोगों ने भी वहां किनारे के बजाय मेरे गिर्द घेरा डालने की सोची थी। यूं अगर वो जीप फुटपाथ से नीचे उतार लेते तो आगे इन्हें साफ रास्ता न मिलता, और अब शायद चक्कर काट कर वो मुझे घेरने की फिक्र में थे, क्योंकि इस इलाके से मालूमात मेरी ना होने के बराबर थी। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और किस तरफ जा रहा हूँ। इस लम्हे बजाय बेवकूफों की तरह एक ही सिमत मुंह उठाए भागते रहने के मैंने रुक कर हालात का जायजा लेने का फैसला किया। मुसलसल भागने से अब मेरी सांस भी फूलने लगी थी। सामने कुछ फासले पर मकानात की कतार और इनसे झांकती रोशनी भी दिखाई दे रही थी। शायद ये सड़क घूम कर इसी तरफ आती होगी और पुलिस ने इसी सिमत से आना था। मैंने चंद सेकंड तक सूरत हाल का जायजा लिया, फिर एक इंतहाई खतरनाक लेकिन महफूज फैसला करके दोबारा सड़क की तरफ बढ़ने लगा। मैंने दोबारा इसी सड़क पर सफर करने का फैसला किया था। ये बात कभी पुलिस के वहम गुमान में भी नहीं हो सकती थी कि मैं इस तरफ लौटूंगा, और अगर उन्होंने इस इम्कान को नजर में रखा भी था, जाहिर है वो वायरलेस के जरिए पुलिस की किसी दूसरी गश्ती जीप को इत्तला देकर इस तरफ रवाना करते, और ऐसी जीपें अपना सायरन की आवाज से दूर ही से पहचानी जाती हैं। अभी तक तो इनके आसार नजर नहीं आ रहे थे। मेरे लिए बाइसे इत्मीनान सिर्फ ये बात थी कि मुसलसल लुढ़कनियां खाने के बावजूद कपड़े अभी फटे नहीं थे। अलबत्ता मेरी जैकेट की आस्तीनों पर मकतूल का खून के निशानात जरूर आ गए थे, और इसकी हालत भी कुछ ऐसी ही हो रही थी कि ख्वामख्वाह किसी को भी शक हो सकता था। मैंने जैकेट से निजात हासिल करने का फैसला किया और इसकी जेबें खाली करके इसे वहीं फेंक दिया। सड़क पर लगे एक बिजली के बल्ब की रोशनी में मैंने दोबारा अपने आप पर तनकीदी नजर डाली और किसी महफूज पनाहगाह की तलाश शुरू कर दी। मुझे आज की रात अकेले ही गुजारनी थी। सुबह से पहले किसी से मिलाप का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कलकत्ता की सीआईडी के मुतालिक मुझे कोई खुशफहमी नहीं थी। इस एरिया के इर्द गिर्द फायरिंग हुई थी। पुलिस ने यकीनन अब तक वहाँ से 2 लाशें भी बरामद कर ली होंगी। रेखा पर फायरिंग और मेरे वहाँ से फरार, ये सब बातें इस अमर की तरफ बखूबी इशारा कर रही थी कि ये इलाका जिसमें मैं घूम फिर रहा हूँ पुलिस के घेरे में आ चुका था। यहाँ का कोई होटल, आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारा, सराय कुछ भी महफूज नहीं था। खुफिया पुलिस के जवान शिकारी कुत्तों की तरह मुश्तबा लोगों का ताकुब कर रहे थे, और सबसे बढ़कर हिमाल के इस तरह हाथों से निकल जाने पर इस मामले में दिलचस्पी लेने वाली दूसरी पार्टियां भी होशियार हो चुकी थी और वो सरगर्मी से मेरी तलाश में मसरूफ थी। इस वक्त दिल से यही दुआ निकल रही थी कि मेरे साथी वहाँ से पैकेट जरूर निकाल लें, कहीं वो किसी और मूजी के हाथ न लग जाए। कलकत्ता सारी रात जागता है, लेकिन इस तरह एक मुश्तबा इलाके में मर्डर गश्ती भी तो ठीक नहीं थी। फिर आखिर जाऊं कहाँ, तो किधर जाऊं, यही कुछ मैं सोच रहा था जब मेरी नजर इस साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था आनंद बॉडी वर्क्स। ये लारियों की बॉडी बनाने वाली एक दरमियानी दर्जे की वर्कशॉप थी। वर्कशॉप के बाहर एक बल्ब चलता दिखाई दे रहा था, जिसके नीचे स्टूल पर एक गोरखा हाथ में डंडा पकड़े ऊँग रहा था। अंदर तारीकी थी, जिसका मतलब यही था कि मैदान साफ है। मैंने एक नजर ऊँगते हुए चौकीदार का जायजा लिया, लेकिन इस तरफ से अंदर दाखिल
ہونا خطرناک جان کر ورکشاپ کی پشت پر آ گیا، جہاں سے دیوار پھاند کر میں اندر جا گھسا اور جلد ہی ایک زیر مرمت بس کی چھت پر اس کی 2 سیٹیں بچھا کر لیٹ گیا۔ میں یہاں سونے تو آیا نہیں تھا، میرا مقصد تو صرف وقت گزارنا تھا۔ یوں بھی سونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، آنکھ لگ جاتی تو جانے کب کھلتی۔ سمندر کی ہوا نے جلد ہی میرے کس بل نکال دیے تھے اور فجر کے وقت تک میرا جسم دکھتا ہوا تھوڑا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہاں لیٹے لیٹے میں نے 2-4 سخت قسم کی ورزشیں کر کے پسینہ بہایا اور کسی حد تک نارمل ہو گیا۔ اسی راستے سے واپس باہر نکل آیا جس سے اندر داخل ہوا تھا۔ میرا رخ اب قریباً مندر کی طرف تھا، کیونکہ یہی ایک محفوظ جگہ مجھے نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہاں طلوع آفتاب تک کا وقت گزار کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مندر سے بھجن کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن مندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آوازوں کی سمت سفر کرتا بالآخر اس مندر تک جا پہنچا، جس کے باہر جے کالی مائی کی بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا اور جس کے اندر کالی ماتا اپنا بھیانک خوفناک جبڑا کھولے پراجمان تھی۔ میں بھی دونوں ہاتھ باندھے ننگے پاؤں اندر داخل ہوا اور زور زور سے گھنٹیاں بجانے کے بعد سنگیتوں میں شامل ہو کر وہیں ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ بھجن کتھا اپنے عروج پر تھی اور وہاں موجود قریباً سبھی لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر کتھا کرنے والوں کے ساتھ دے رہے تھے۔ میری آمد پر کچھ مشتبہ نظریں میری طرف تھیں، لیکن میں نے خود کو بالکل نارمل رکھا۔ جلد ہی میں بھی اونچی اونچی آواز سے کہہ رہا تھا، پتیت پاون سیتا رام رگھوپتی راگھو راجا رام۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ میری نظر اچانک ہی دروازے کی سمت اٹھی اور اس شخص پر جم کر رہ گئی جو میری آمد کے بمشکل چند منٹ بعد ہی مندر کے دروازے کے اندر داخل ہوا تھا۔ صورت کچھ جانی پہچانی نظر آ رہی تھی۔ اچانک میں سناٹے میں آ گیا۔ میرے خدایا، یہ تو وہی تھا جس نے اگلے ہی روز ہوٹل میں میرے ہاتھوں زک اٹھائی تھی۔ اس کی آمد شاید اچانک ہی یہاں ہوئی تھی، ورنہ میں اسے مطلع کر کے تو یہاں آیا نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگر اس کا تعلق بھارتی سیکیورٹی سے ہے تو وہ اس مندر تک مجھے ہی کھوجتا چلا آیا ہے، کیونکہ جس جگہ میں نے دیکھا کہ کار سے چھلانگ لگائی تھی وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اصولاً انہیں دور نزدیک کے مندروں میں بھی مجھے تلاش کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ کسی دوسرے گینگ کا آدمی تھا تب بھی وہ لوگ میری تلاش میں اس طرف ضرور آتے، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا وہ مقامی باشندہ ہو۔ کچھ بھی ہو، مجھے بہرحال اس سے خود کو بچانا تھا۔ یہ کوئی بڑا مندر نہیں تھا۔ کسی بھی لمحے میرے اور اس کے درمیان موجود ایک موٹے بنگالی کا پردہ ہٹ سکتا تھا۔ اس کے بعد میرا کیا حشر ہوتا اگر وہ جاسوس ہی شور مچا دیتا تو لوگ میری ٹکا بوٹی کر ڈالتے۔ صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہوتے ہی میرے جسم میں چونٹیاں سی ریگنے لگی، میرے اعصاب تن گئے۔ رات کی ساری بھاگ دوڑ، بے آرامی، تھکن جیسے ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گئی۔ میں گویا اپنے جون میں واپس آ گیا تھا۔ میرے بدن میں وہی بجلیاں کودنے لگی جو ہانکا کرنے والوں کے گھیرے میں آئے ہوئے چیتے کے بدن کو کوندا کرتی ہیں۔ میں ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے میں نے پتلون کے نیچے پاؤں کے نزدیک چھپے خنجر کو تھپ تھپایا۔ یہی میرا واحد ہتھیار تھا اور مجھے اس کے استعمال پر بھی عبور حاصل تھا۔ میرے اور اس کے درمیان 25-30 مرد عورتیں حائل ضرور تھیں، لیکن یہ کوئی ایسی ناقابل عبور سد سکندری نہیں تھی جس کے پار اس کی نظریں جھانک نہ سکتی۔ وہ اگر سرسری طور پر بھی وہاں موجود مجمع پر نظریں دوڑاتا تو ضرور مجھے پہچان لیتا۔ یہاں داخلے اور باہر نکلنے کے 2 ہی دروازے تھے، جن میں سے ایک کے پاس وہ خود موجود تھا اور دوسرا مجھ سے دور اور اس کے نزدیک تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی جگہ چھوڑی اور کھسکتا ہوا اس موٹی سی بنگالن کے نزدیک ہو گیا جس کی خوفناک قربت سے بچنے کے لیے پہلے میں یہاں سے دور ہٹ کر بیٹھا تھا۔ یہ عمل میں نے بالکل غیر محسوس طریقے سے انجام دیا۔ اب اس کا پوپلا اور بے تحاشا بڑا ہوا جسم کسی حد میرے لیے ڈھال بن گیا تھا۔ وقتی طور پہ تو میں نے خود کو اس کی نظروں میں چھپا لیا تھا، لیکن کب تک؟ میں اب جلد از جلد وہاں سے نکلنے کے چکر میں تھا اور اس وقت کو کوس رہا تھا کہ جب میں یہاں چھپنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ بھجن کتھا اپنے عروج پر تھی۔ ڈھولک، تاشے، چمٹے، ہارمونیم اور کتھا کرنے والوں کی ملی جلی آوازوں نے فضا کو خاصا گرما رکھا تھا۔ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے اپنے کام میں جٹے تھے۔ میں ان کے بیچوں بیچ راستہ بناتا اس دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جس کی طرف اس کی پشت تھی۔ میری نظریں اس پر جمی تھی اور ہاتھ ایک لمحے کے نوٹس پر خنجر نکالنے کے لیے تیار تھا۔ اپنی دانست میں نے اسے ڈاش دے ہی دی تھی اور اس کی پشت پر دروازے کے نزدیک اپنے جوتوں کے تسمے کس رہا تھا۔ ابھی وہ مشکل اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہ بالکل کسی غیر اختیاری فعل کے تابع میری طرف پلٹا۔
ऐन इसी लम्हे मैं भी इस तरफ देख रहा था। हम दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। नजरों के इस टकराव से जहाँ मेरे अंदर दौड़ती बरकी लहरों ने इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर ली थी, वहाँ एक लम्हे को इसके चेहरे पर भी हैरत का तासुर उभर आया था। मैं बड़ी फुर्ती से वापस पलटा। बाहर इत्तफाक से दूर दूर तक किसी जीरू का नामो निशान नहीं था। तमाम लोग अंदर मसरूफ थे। मैंने मौका गनीमत जानकर भागना चाहा। अभी वो मुश्किल चंद कदम ही उठाए थे कि मेरी पुश्त से इसकी आवाज सुनाई दी, हाल्ट। इसके पुकारने का अंदाज बिल्कुल फौजियों वाला था। मैं इस करीबुल मर्ग शख्स की तरह इसकी तरफ घूमा जिसकी रूह कब्ज करने के लिए मौत का फरिश्ता इसके सराहने मौजूद हो और जिसके औसान किसी भी लम्हे खता होने वाले हों। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं न सिर्फ हैरतज़दा हो गया बल्कि खुशी से मेरा रुआ रुआ नाच उठा। वो खाली हाथ था, बिल्कुल खाली हाथ। मेरी तवक्कुआत के बरअक्स वो इरादतन इधर नहीं आया था। शायद कोई मजहबी किस्म का बदमाश रहा होगा। अचानक मुझे देखकर इसने मुझे खोना मुनासिब नहीं समझा था। अपनी कुव्वत फैसला तेज करो, बहुत तेज। तुम्हारे पास सिर्फ चंद लम्हे होते हैं। इन्हीं चंद लम्हात में बहुत कुछ कर गुजरने की अहलियत अपने अंदर पैदा करो। फैसला कुल लम्हात को जाया मत करो। दुश्मन भी इसी लम्हे यकसा मौके रखता है, कहीं वो तुमसे पहले कुछ न कर गुजरे और तुम बेबसी से अपने मरने का तमाशा देखते रह जाओ। मुझे अपने मोहतरम उस्ताद का दिया हुआ सबक अजबर था। वो निहत्ता जरूर था, लेकिन जहाँ हम खड़े थे ये इसकी जमीन थी, इसका वतन था, इसके लोग थे। इसके मुंह से बौखलाहट में निकलने वाला कोई भी लफ्ज मेरी जिंदगी का चंद मिनटों में फैसला कर देता। ये लोग मुझे घेर कर मार डालते। इसे बोलने का मौका न दो। मेरे शऊर ने अंगड़ाई ली। बेवकूफ मत बनो। मैंने इसके मुंह खोलने से पहले ही कुछ कहना चाहा। इस लम्हे मुझे कहने के लिए कोई ढंग की बात नहीं सूझ रही थी। मुझे तो बस इतनी मोहलत दरकार थी कि झुक कर खंजर निकाल सकूं। लेकिन वो भी बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी था। बोलते वक्त इसने मुझे दाई सिम्त झुकते हुए देख लिया था। बास्टर्ड, इसने दांत पीसते हुए माहिर कमांडो की तरह मुझ पर छलांग लगा दी। इस वक्त तक खंजर मेरी दाहिनी मुट्ठी में पहुंच चुका था। मैंने करीबन जमीन से चिपकते हुए इसका वार खाली कर दिया और वो मेरे ऊपर से परवाज करता गुजर गया। जिस लम्हे वो संभल कर पलटा, खंजर हमले की पोजीशन में आ चुका था और वो इस नफ्सियाती दबाव की मुकम्मल गिरफ्त में था जो इस पर पड़ चुका था। इसने वही किया जो इसे नहीं करना चाहिए था। वो बजाय आवाजें देकर अंदर मौजूद लोगों को मुतवज्जा करने के मुझसे निमटने के लिए पर तोलने लगा। इसने तरबियत के मुताबिक खंजर झटकने के मखसूस दाव मुझ पर लगाए और दाहिनी टांग जोरदार तरीके से घुमाकर करीबन निफ्स दायरे में घूमते हुए मेरे बाजू को निशाना बनाना चाहा, लेकिन मैं चौकन्ना था। इसकी टांग हवा में ही घूम कर रह गई। अब इसे मजीद मौका देने से बड़ी बेवकूफी और कोई ना होती। इस दफा पहल मैंने की थी। इससे पहले कि वो दोबारा घूमकर हमलावर हो, मैं अपनी जगह से उछला, इसकी पुश्त पर आया, एक हाथ इसके मुंह पर जमाया और खंजर इसके ऐन दिल में घोंप दिया। ये सब कुछ महज चंद सेकंड में हो गया था। मैं खुद को आम हालात से 4 गुना ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर महसूस करने लगा था। इस एहसास ने कि किसी भी लम्हे इसकी मदद को कोई भी पहुंच सकता है, मेरे बाजुओं में बिजली भर दी थी और मैं बिल्कुल मशीनी अंदाज में हाथ पांव चला रहा था। इस पर एक वार करने पर ही मैंने इत्तफा नहीं किया था। एक के बाद दीगरे दिल के नजदीक मैंने 3 गहरे वार किए और जब मुझे यकीन हो गया कि अब इसका काम तमाम हो चुका है, मैंने खंजर बाहर खींचा और भागने के लिए वापस पलटा, मगर ठिठक कर रह गया।